वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज का हमारा विषय है ज्ञान ट्रेनिंग। हम गूगल डेवलपर्स के मशीन लर्निंग गाइड से मिली जानकारी के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स मतलब गेन्स सीखते कैसे हैं। हाँ, ये एआई मॉडल्स का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। बिल्कुल, इसमें दो नेटवर्क होते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ काम करके सीखते हैं। हमारे पास गूगल का एक टेक्निकल गाइड है और आज हम इसी गाइड के जरिए गैन्स को ट्रेन करने की जो वो यूनिक और थोड़ी मुश्किल सी प्रक्रिया है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि गैन्स आजकल बहुत पावरफुल एआई टूल्स बना रहे हैं, जैसे रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट करना या सिंथेटिक डेटा बनाना। तो इस प्रोसेस में सबसे बड़ा चैलेंज शायद यही है कि गैन्स में दो अलग अलग न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर। जी हाँ, और दोनों को बिल्कुल अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के साथ ट्रेन किया जाता है। सही कहा। ये अपने आप में ट्रेनिंग को काफी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है ना। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल, जैसा कि सोर्स में बताया गया है, इस सेटअप से दो मेन कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। पहली तो ये कि आपको दो बिल्कुल अलग ट्रेनिंग प्रोसेसेस मैनेज करनी होती हैं, एक जनरेटर के लिए और एक डिस्क्रिमिनेटर के लिए। और दोनों को साथ चलाना होता है। हाँ, और ये आसान नहीं है क्योंकि देखिए, दोनों के लक्ष्य अलग हैं। जनरेटर का काम है नकली डेटा बनाना जो असली जैसा दिखे, और डिस्क्रिमिनेटर का उसका काम है असली और नकली डेटा में फर्क करना। और दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या है? दूसरी और शायद ज्यादा बड़ी चुनौती ये है कि गैन्स में कन्वर्जेंस को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। कन्वर्जेंस मतलब वो स्टेज जब ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो गई है। हाँ बिल्कुल, जब मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नॉर्मल मशीन लर्निंग मॉडल्स में इसके क्लियर इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे लॉस कम हो रहा है, एक्यूरेसी बढ़ रही है। पर गैन्स में ऐसा सीधा नहीं है। नहीं, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इस पूरी ट्रेनिंग प्रक्रिया में एक तरह का आंतरिक तनाव, एक इनहेरेंट टेंशन बना रहता है। जनरेटर लगातार बेहतर होने की कोशिश कर रहा है और डिस्क्रिमिनेटर उसे पकड़ने की। अच्छा, ये दोनों लगातार एक दूसरे के खिलाफ है और इसी कंपटीशन से लर्निंग होती है। एक तरह की आर्म्स रेस जैसी है ये। समझ गया। तो इस चैलेंज को निपटने के लिए मतलब दो नेटवर्क्स को एक साथ ट्रेन करने और कन्वर्जेंस की मुश्किल से क्या तरीका अपनाया जाता है? सोर्स में ऑल्टरनेटिंग ट्रेनिंग का जिक्र है। हाँ, ऑल्टरनेटिंग ट्रेनिंग ही गैन्स को ट्रेन करने का स्टैंडर्ड तरीका है। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें बारी बारी से ट्रेनिंग होती है। इसके स्टेप्स क्या है सोर्स के मुताबिक? प्रक्रिया कुछ ऐसी चलती है। पहले डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन किया जाता है, आमतौर पर एक या ज्यादा इपॉक्स के लिए। इपॉक मतलब ट्रेनिंग डेटा का एक पूरा राउंड। बिल्कुल। इस दौरान जनरेटर को कांस्टेंट रखा जाता है, मतलब उसके पैरामीटर्स अपडेट नहीं होते। ओके। फिर जनरेटर को ट्रेन किया जाता है, फिर से एक या ज्यादा इपॉक्स के लिए, और इस बार डिस्क्रिमिनेटर को कांस्टेंट रखा जाता है। और ये साइकिल चलता रहता है। हाँ, इन दोनों स्टेप्स को बार बार दोहराया जाता है। डिस्क्रिमिनेटर सीखता है, फिर जनरेटर सीखता है, फिर डिस्क्रिमिनेटर, फिर जनरेटर, ऐसे ही। पर ये बारी बारी से ट्रेन करना जरूरी क्यों है? क्यों नहीं दोनों को एक साथ ही ट्रेन कर देते हैं? सोर्स इस पर बताता है, जब डिस्क्रिमिनेटर ट्रेन हो रहा है तब जनरेटर को कांस्टेंट रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि डिस्क्रिमिनेटर को जनरेटर की मौजूदा कमियों को पहचानना सीखना होता है। अच्छा। उससे ये सीखना है कि अभी जनरेटर जो फेक डेटा बना रहा है वो रियल डेटा से कैसे अलग है। सोचिए, अगर जनरेटर भी उसी वक्त बदलता रहे जब डिस्क्रिमिनेटर सीखने की कोशिश कर रही है, तो टारगेट बदलता रहेगा। एग्जैक्टली। वो एक मूविंग टारगेट को पकड़ने की कोशिश करेगी। सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसे समझ ही नहीं आएगा कि किस पैटर्न को पहचानना है, किस कमी को पकड़ना है। ठीक है, ये समझ आया। और जब जनरेटर ट्रेन होता है तब डिस्क्रिमिनेटर को कांस्टेंट क्यों रखते हैं? बिल्कुल इसी लॉजिक से। जब जनरेटर ट्रेन हो रहा है उसका लक्ष्य क्या है? डिस्क्रिमिनेटर को बेवकूफ बनाना। हाँ, ऐसा डेटा बनाना जिसे डिस्क्रिमिनेटर असली समझ लें। सही। तो इसके लिए जनरेटर को एक स्टेबल टारगेट चाहिए, मतलब एक ऐसा डिस्क्रिमिनेटर जिसका जजमेंट फिलहाल बदल नहीं रहा है। हाँ। अगर डिस्क्रिमिनेटर भी उसी समय बदल रहा होता तो जनरेटर के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता कि उसे किस दिशा में सुधार करना है। उसका लक्ष्य भी मूविंग टारगेट बन जाता। इससे जनरेटर शायद कभी कन्वर्ज ही ना हो पाए। उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसे क्या बेहतर बनाना है। तो ये अदला बदली एक तरह से सिस्टम को स्टेबिलिटी देती है, भले ही वो बारी बारी से हो रही हो। बिल्कुल। और अगर हम इसे बिगर पिक्चर में देखें तो ये कांस्टेंट फिर स्विच करने का तरीका सिस्टम को खुद को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसे बूटस्ट्रैपिंग कह सकते हैं। बूटस्ट्रैपिंग मतलब?
मतलब सिस्टम अपनी ही पिछली कैपेबिलिटीज के आधार पर आगे बढ़ता है। पहले डिस्क्रिमिनेटर थोड़ा सीखती है कि असली और नकली में क्या फर्क है। फिर जनरेटर उस सीखी हुई डिस्क्रिमिनेटर को धोखा देने की कोशिश करता है, जिससे जनरेटर बेहतर नकली डेटा बनाना सीखता है। और फिर इस बेहतर हुए जनरेटर की नई कमियों को पहचानने के लिए डिस्क्रिमिनेटर और सीखती है। ये साइकिल चलता रहता है और उम्मीद यही है कि दोनों नेटवर्क समय के साथ बेहतर होते जाएं, एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं एक तरह से। सोर्स में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ये अप्रोच एक मुश्किल जेनरेटिव प्रॉब्लम को हल करने के लिए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम का इस्तेमाल करती है। ये तो वाकई में काफी क्लेवर तरीका लगता है। हाँ, ये गैन्स की खूबसूरती है। एक बहुत मुश्किल काम जैसे रियलिस्टिक दिखने वाली तस्वीरें बनाना, जो जनरेटर का काम है, उसे हल करने की शुरुआत एक तुलनात्मक रूप से आसान काम से की जाती है। मतलब असली और नकली तस्वीरों में फर्क करना, जो डिस्क्रिमिनेटर का काम है। बिल्कुल। जनरेटर को सीधे सीधे ये बताने के बजाय कि एक अच्छी तस्वीर बनाओ, उसे फीडबैक दिया जाता है कि तुम्हारी बनाई तस्वीर पकड़ी गई या नहीं पकड़ी गई। ये इनडायरेक्ट फीडबैक जनरेटर को धीरे धीरे सही दिशा में ले जाता है। इसमें एक और जरूरी बात का जिक्र है सोर्स में, जो ट्रेनिंग की शुरुआत से जुड़ी है। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सोर्स हाईलाइट करता है कि अगर ट्रेनिंग के बिल्कुल शुरुआत में, जब जनरेटर पूरी तरह अनट्रेन्ड है और बस रैंडम नॉइज जैसा आउटपुट दे रहा है, हाँ, अगर उस वक्त डिस्क्रिमिनेटर असली डेटा और इस रैंडम आउटपुट के बीच भी फर्क नहीं कर पाती, तो गैन ट्रेनिंग इफेक्टिवली शुरू ही नहीं हो सकती। मतलब डिस्क्रिमिनेटर में कम से कम बेसिक एबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, इतनी क्षमता तो होनी ही चाहिए कि वो शुरुआत में बिल्कुल बेतुके या साफ साफ नकली आउटपुट्स को पहचान सकें। अगर डिस्क्रिमिनेटर ये भी नहीं कर पाता तो क्या होगा? तो जनरेटर को कोई मीनिंगफुल फीडबैक ही नहीं मिलेगा। अगर डिस्क्रिमिनेटर हर चीज को असली या नकली बिना किसी आधार के कह रही है, तो जनरेटर उस फीडबैक से कुछ सीख नहीं पाएगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि किस डायरेक्शन में इंप्रूव करना है। सही कहा। इसलिए ट्रेनिंग को किक स्टार्ट करने के लिए डिस्क्रिमिनेटर का शुरुआत में थोड़ा केपेबल होना बहुत जरूरी है। ये पहला स्टेप है जो पूरे बूटस्ट्रैपिंग प्रोसेस को शुरू करता है। ये सब सुनकर लगता है कि ट्रेनिंग प्रोसेस काफी नाजुक है, काफी डेलिकेट है। अब बात करते हैं कन्वर्जेंस की। ये शब्द बार बार आ रहा है। नॉर्मल मशीन लर्निंग मॉडल्स में हम लॉस कर्व्स या एक्यूरेसी मैट्रिक्स देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि मॉडल ट्रेन हो गया है या नहीं। गैन्स में हमें कैसे पता चलता है कि ट्रेनिंग पूरी हो गई है? यहीं पर गैन कन्वर्जेंस का असली पैराडॉक्स सामने आता है और ये समझना बहुत जरूरी है। सोर्स के मुताबिक नॉर्मल एमएल के ऑपोजिट गैन्स में ट्रेनिंग की प्रोग्रेस सीधी साधी नहीं होती। कैसे? होता यह है कि जैसे जैसे जनरेटर ट्रेनिंग से बेहतर होता जाता है, मतलब वो ज्यादा रियलिस्टिक, ज्यादा कन्विंसिंग नकली डेटा बनाने लगता है, डिस्क्रिमिनेटर का परफॉर्मेंस खराब होता जाता है। खराब? ये तो उल्टा लग रहा है। जनरेटर की सक्सेस डिस्क्रिमिनेटर की फेलियर में दिखती है। बिल्कुल। सोचिए, डिस्क्रिमिनेटर का काम क्या है? असली और नकली में फर्क करना। हाँ। अगर जनरेटर इतना अच्छा नकली डेटा बनाने लगे कि वो असली जैसा ही दिखे, तो डिस्क्रिमिनेटर के लिए ये फर्क करना मुश्किल हो जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल। तो उसकी एक्यूरेसी कम होने लगेगी, वो ज्यादा गलतियां करने लगेगी। और अगर जनरेटर पूरी तरह सफल हो जाए, मतलब वो ऐसा डेटा बना रहा है जो असली डेटा से इनडिसर्नेबल है, बिल्कुल पहचाना ही नहीं जा सकता, उस आइडियल सिचुएशन में डिस्क्रिमिनेटर की एक्यूरेसी 50% पे पहुंच जाएगी। 50%? मतलब कॉइन टॉस जैसा? हाँ, बिल्कुल। 50% एक्यूरेसी का मतलब है कि वो बस अंदाजा लगा रही है, उसे कोई क्लू नहीं है कि कौन सा डेटा असली है और कौन सा नकली। रैंडम गेसिंग। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आप ट्रेनिंग की सक्सेस को कैसे मेजर करेंगे जब आपका मेजरमेंट टूल यानी डिस्क्रिमिनेटर खुद ही लेस रिलायबल होता जा रहा है? एग्जैक्टली। ट्रेडिशनल एमएल में तो हम एक्यूरेसी बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। यहाँ डिस्क्रिमिनेटर की एक्यूरेसी का कम होना असल में जनरेटर की सक्सेस का सिग्नल है। यही गैन्स का पैराडॉक्स है और ये इवैल्यूएशन को बहुत मुश्किल बना देता है। आप सिर्फ डिस्क्रिमिनेटर की एक्यूरेसी देखकर नहीं कह सकती कि ट्रेनिंग सफल रही या नहीं। क्यों? क्योंकि कम एक्यूरेसी का मतलब हो सकता है कि जनरेटर बहुत अच्छा हो गया है, या ये भी हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेटर ठीक से ट्रेन ही नहीं हुई। ओह। इसलिए गैन्स को इवैल्यूएट करने के लिए अक्सर जनरेटेड आउटपुट्स की क्वालिटी को सीधे देखना पड़ता है, या फिर ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मैट्रिक्स यूज करने पड़ते हैं जो सिर्फ एक्यूरेसी पर डिपेंड नहीं करते। ये वाकई एक पहेली है। तो इसका मतलब क्या है? अगर ट्रेनिंग ज्यादा देर तक चलती रहे, मान लीजिए डिस्क्रिमिनेटर की एक्यूरेसी 50% के पास पहुंच गई, तो क्या होता है? क्या जनरेटर हमेशा बेहतर होता जाता है? नहीं, यहीं पर ओवर ट्रेनिंग का बड़ा खतरा आता है।
सोर्स इस बारे में चेतावनी देता है। अच्छा। जब डिस्क्रिमिनेटर की एक्यूरेसी 50% के आसपास पहुंच जाती है और वो फर्क नहीं कर पा रही, तो उसका फीडबैक जनरेटर के लिए कम मीनिंगफुल हो जाता है। मतलब वो ठीक से गाइड नहीं कर पाती। हाँ, उसे खुद ही नहीं पता चल रहा कि कहाँ सुधार करना है, तो उसका फीडबैक लगभग रैंडम या कह लीजिए जंक से ऐसा हो जाता है। और जनरेटर तो बस डिस्क्रिमिनेटर के फीडबैक को फॉलो कर रहा है, तो वो इस बेकार फीडबैक पर ट्रेन होने लगता है। प्रिसाइजली, जनरेटर तो बस फीडबैक के बेसिस पर अपने पैरामीटर्स एडजस्ट कर रहा है। अगर फीडबैक ही गार्बेज है, तो जनरेटर उस गार्बेज के बेसिस पर खुद को एडजस्ट करने लगेगा। और इसका नतीजा ये होता है कि जनरेटर की अपनी आउटपुट क्वालिटी गिरने लगती है। वो शायद अजीब, खराब क्वालिटी के आउटपुट्स देने लगे या फिर मोड कोलैप्स का शिकार हो जाए। मोड कोलैप्स ये क्या होता है? मोड कोलैप्स एक आम समस्या है GANS में। इसका मतलब है कि जनरेटर बहुत ही लिमिटेड वैरायटी के आउटपुट बनाने लगता है। जैसे? मान लीजिए आप चेहरे बनाने के लिए GAN ट्रेन कर रहे हैं, तो मोड कोलैप्स में हो सकता है कि जनरेटर सिर्फ 1 या 2 तरह के चेहरे ही बार बार बनाने लगे, पूरी डाइवर्सिटी दिखाने के बजाय। ऐसा क्यों होता है? वो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ ही मोड्स पर अटक जाता है, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटर को धोखा देने का सबसे आसान तरीका ढूंढ लेता है, भले ही वो तरीका डाइवर्स आउटपुट्स न दे रहा हो, और खराब फीडबैक उसे सही रास्ते पर वापस नहीं ला पाता। तो ये सब सुनकर लगता है कि कन्वर्जेंस पाना और उसे बनाए रखना बहुत मुश्किल है। सोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहता है गैन्स के लिए, कन्वर्जेंस अक्सर एक फ्लीटिंग रादर देन स्टेबल स्टेट होती है, यानी ये एक क्षणिक अवस्था होती है, स्थिर नहीं। इसका क्या मतलब है असल में? इसका मतलब है कि GAN ट्रेनिंग में वो स्वीट स्पॉट, वो पल या दौर जहां जनरेटर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और डिस्क्रिमिनेटर अभी भी यूजफुल फीडबैक दे रही है, वो हमेशा बना नहीं रहता। अच्छा। ये बैलेंस बहुत नाजुक होता है। ट्रेनिंग को थोड़ा और आगे बढ़ाने पर सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। जनरेटर की क्वालिटी अपने पीक पर पहुंचकर गिर भी सकती है, जैसा हमने ओवर ट्रेनिंग और मोड कोलैप्स में देखा। तो ये एक स्टेबल पॉइंट पर पहुंचकर रुक जाने वाली प्रोसेस नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है जो आसानी से बिगड़ सकता है। यानी ये कोई सेट इट एंड फॉरगेट इट वाली ट्रेनिंग नहीं है कि बस शुरू किया और कुछ घंटे बाद परफेक्ट मॉडल मिल गया। बिल्कुल नहीं। इसमें लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। आपको सिर्फ लॉस फंक्शन या एक्यूरेसी को नहीं देखना होता, बल्कि जनरेटर जो सैंपल्स बना रहा है उनकी क्वालिटी को भी कंटिन्यूअसली जांचना पड़ता है। अक्सर ट्रेनिंग के दौरान मॉडल के चेक पॉइंट्स को सेव करना पड़ता है, ताकि अगर बाद में क्वालिटी गिरने लगे तो आप पीछे के बेहतर स्टेट पर वापस जा सकें। तो ये दिखाता है कि गैन्स को ट्रेन करना अभी भी एक आर्ट है, सिर्फ साइंस नहीं। हाँ, कह सकती हैं। इसमें एक्सपीरियंस और इंट्यूशन की भी भूमिका होती है। इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि गैन्स की ट्रेनिंग प्रक्रिया कितनी कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट है। ऑल्टरनेटिंग ट्रेनिंग, कन्वर्जेंस का पैराडॉक्स, ओवर ट्रेनिंग का खतरा, मोड कोलैप्स और कन्वर्जेंस की वो फ्लीटिंग नेचर, ये सब मिलकर इसे एक बहुत चैलेंजिंग टास्क बनाते हैं। हाँ, और इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना इम्पॉर्टेंट है। यही कारण है कि AI द्वारा रियलिस्टिक इमेजेस, म्यूजिक या टेक्स्ट बनाना इतना मुश्किल क्यों है। इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं जिन्हें बैलेंस करना होता है। लेकिन जब ये काम करता है, हाँ, लेकिन जब ये काम करता है, जब वो नाजुक संतुलन हासिल होता है, तो रिजल्ट्स इतने इम्प्रेसिव होते हैं। ये जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर के बीच एक निरंतर चलने वाला डांस है, एक कंपटीशन है जहां कन्वर्जेंस एक पल के लिए आती है और फिर हाथ से फिसल सकती है। इसीलिए स्टेबिलिटी एक बड़ा रिसर्च एरिया है। बिल्कुल, इसीलिए GAN रिसर्च में ट्रेनिंग स्टेबिलिटी यानी प्रशिक्षण को और स्टेबल और रिलायबल बनाना एक बहुत बड़ा फोकस एरिया है। नए आर्किटेक्चर्स, लॉस फंक्शंस और ट्रेनिंग टेक्निक्स लगातार डेवलप किए जा रहे हैं ताकि इस प्रोसेस को आसान बनाया जा सके। तो आज हमने गैन ट्रेनिंग के मुख्य पहलुओं को गहराई से समझा। हमने देखा कि कैसे ऑल्टरनेटिंग ट्रेनिंग का तरीका अपनाया जाता है, जिसमें जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर बारी-बारी से ट्रेन होते हैं। हाँ, ताकि एक दूसरे के लिए मूविंग टारगेट न बने। हमने जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर के बीच का वो अनोखा डायनामिक देखा, जहाँ एक की सफलता दूसरे की परफॉर्मेंस को कम करती है, जिससे कन्वर्जेंस का पैराडॉक्स पैदा होता है। बिल्कुल। और हमने कन्वर्जेंस की चुनौती को समझा कि ये अक्सर स्थिर नहीं होती, बल्कि एक क्षणिक अवस्था हो सकती है, और ओवर ट्रेनिंग से जनरेटर की क्वालिटी गिर सकती है या मोड कोलैप्स हो सकता है।
ये सब गूगल डेवलपर्स के ML गाइड से मिली जानकारी पर आधारित था। तो इस नाजुक संतुलन और कन्वर्जेंस की फ्लीटिंग प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ये सोचने वाली बात है, जनरेटिव मॉडल्स को ज़्यादा स्टेबल और रिलायबल बनाने के लिए ट्रेनिंग मेथड्स में अगला बड़ा डेवलपमेंट क्या हो सकता है? कैसे इस जटिल डांस को और स्थिर बनाया जा सकता है ताकि कन्वर्जेंस फ्लीटिंग न होकर ज़्यादा प्रेडिक्टेबल और स्टेबल बन सके? ये वो सवाल है जिस पर दुनिया भर के रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।